और एक साथ एक ही झटके में कोई भी काम नहीं हो सकते हैं। अब तो हांसी में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, आपके सामने हैं, सड़कों का काम हुआ है, लाइटें लगी हैं, हमारे तो पार्षद साहब सब जानते हैं क्योंकि इनके सामने ये सब एक काम हो रहे हैं। रजिस्ट्री घोटाला आया, सरकार ने रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं, क्या ये घोटाला कहें या क्या कहें इसको, हमें तो नहीं। देखिए, इस मामले में तो आपको सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। अगर किसी सरकार के सामने ये बात आई कि रजिस्ट्री में घोटाला चल रहा है तो उसको वहीं रोक देना, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सके, सही रूप में चलाई जा सके। तो ये तो नमस्कार दोस्तों, मीडिया के माध्यम से, हांसी की आवाज़ मीडिया के माध्यम से हम स्टूडियो में ऐसी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा नाम होता है, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, या फिर पॉलिटिकल फील्ड हो, या फिर ऐसी टेक्निकल यानी कि क्षेत्र हो जिसमें उन्होंने बहुत महारत हासिल की होती है। बाय चांस, सौभाग्यवश आज हमारे बीच एक ऐसी मोहतरमा हैं, एक ऐसी यानी कि महिला अवेकनेस की एक जागरूक महिला हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन के साथ साथ एक विभिन्न मुकाम हासिल किए हैं। उनका अगर मैं परिचय दूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, फिर भी मुझे परिचय देना मेरी एक मॉरल ड्यूटी है। आज हमारे साथ हैं रेवरेंड ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी नेहा धवन जी। एक छोटा सा ब्रीफ मैं इनको दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ इनका, फिर इनसे मुलाकात, इनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे कि साइबर क्राइम के ऊपर। नेहा धवन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप अतुल्य धरा आपने चलाई, उसकी प्रदेशाध्यक्ष हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ जी। आप बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता, वन ऑफ द पैनलिस्ट हैं। आप वीमेन हरासमेंट कमेटी प्रदेश सदस्य, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम की सदस्य हैं। आप वीमेन रेड्रेसल सेल मेंबर्स हैं, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द मेंबर हैं उसकी। प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संस्थान। जी। एम आई राइट? मैंने आपका ब्रीफ दिया। जी सर। अब हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, सीधे सीधे आते हैं हांसी की आवाज़ पे। आप पहले भी आती रही हैं और मेरे सामने मेरे डायरेक्टर अजय सैनी जी बैठे हैं, इनसे भी रूबरू होती रही हैं। तो आज हम बात करेंगे एक सीधे आपसे विभिन्न इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहला टॉपिक हम लेते हैं साइबर क्राइम। जी। आप एडवोकेट भी हैं। जी। हाल ही में आपने एडवोकेट की डिग्री ली। एडवोकेट नेहा धवन कहूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। आपकी माशाल्लाह आप कई सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, मास्टर्स भी हैं आप, तो उनका व्याख्यान तो हम अक्सर करते रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे एजुकेशनिस्ट और एक बहुत जीनियस और जर्नियस एक पर्सनैलिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। साइबर क्राइम पे आते हैं जी। आज हम एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, डिजिटल एजुकेशन चल रही है जी। सबको एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है, बच्चों को भी ज़रूरत है, माँ बाप को भी ज़रूरत है, और सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी चलती है। हाँ जी। क्या हमारा फ़ोन सेफ हो गया है? क्या हमारा फ़ोन यानी कि सेल फ़ोन सुरक्षित है? क्या हमारे ऑनलाइन अकाउंट सुरक्षित हैं? क्या साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि हम ये चीज़ मेंटेन तो कर लेते हैं लेकिन इसमें धोखा बहुत है? बताइए। हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को, आपको और आपके डायरेक्टर सर को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अतुल्य धरा संस्था समय समय के अनुसार उस समय की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोजेक्ट उठाती है। हमने पॉलीथीन बैन भी शुरू किया था हांसी में, और अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है साइबर क्राइम। पॉलीथीन बैग की बात करता हूँ तो उसको यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी मुद्दे को इनिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। हमने आवाज़ उठाई, हमने अवेयर किया लोगों को, हमने आवाज़ उठाने के साथ साथ हमने लगभग 2.5 वर्ष तक जगह जगह अलग अलग ज़िलों में जाकर लोगों को अवेयर किया पॉलीथीन के लिए।
तभी शायद आज अगर प्रशासनिक अधिकारी उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं तो उस पर अमल बहुत अच्छे से हो रहा है और आगे से लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस विषय के बारे में उन्होंने पहले से सुना हुआ है, पहले से जाना। हम साइबर पे आते हैं जी। अभी अतुल्य धरा संस्था की मुहिम चल रही है जिसका नाम है साइबर विक्टिम काउंसलिंग ड्राइव के नाम से। साइबर विक्टिम काउंसलिंग ड्राइव। जी, न समझ पा रहा हूँ। साइबर विक्टिम ऐसे विक्टिम हैं जिनके साथ में कोई ना कोई ऐसा क्राइम हुआ है जो इंटरनेट के माध्यम से हुआ है। ऐसे क्राइम जिनमें कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके जो क्राइम किया जाता है उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं, और उनसे जो प्रभावित हैं उनको हम साइबर विक्टिम बोलते हैं। हमने ये मुहिम चलाई है कि ऐसे विक्टिम्स को कोई जगह नहीं मिल रही, उनको पता नहीं है कि इस क्राइम की हम रिपोर्ट कहाँ करें, और ये क्राइम भी है कि नहीं है, ये क्राइम के तहत भी आता है कि नहीं है, और इससे बचाव के लिए ताकि बहुत सारे लोग इस क्राइम से बचे रहें, उनको हमने अवेयर करना है इस प्रोजेक्ट के तहत। और इसी सिलसिले में आजकल हमारी जो साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर मुहिम हमने छेड़ रखी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी भी टेक्नोलॉजी का जब इजाद होता है वो पॉजिटिविटी के लिए होता है, वो फायदे के लिए किया जाता है। उसके प्रोज एंड गेन्स दोनों ही होते हैं। लेकिन हम ह्यूमन नेचर है, हम ऐसे मनुष्य हैं कि हम उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखते ही हैं, साथ साथ हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। इंटरनेट का जितना पॉजिटिव यूज़ आज हमारे जीवन में है, हम हर काम अपना इंटरनेट पे कर रहे हैं, पूरा विश्व सिमट कर हमारे फ़ोन के ऊपर आ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं, जैसे कि क्राइम का बढ़ना, साइबर क्राइम का बढ़ना, हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमारा डाटा सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चे, परिवार के अदर मेंबर सिक्योर नहीं हैं। आप कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आज अपने फ़ोन से कहीं शेयर करते हैं तो ज़िंदगी भर आप इस पूरे साइबर स्पेस के अंदर वो कहीं ना कहीं कॉपी मल्टीप्लाई होती जाएगा, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। आप सोचते हैं कि आपने कोई एक इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन से डिलीट कर दी, की भी हमने डिलीट मारा जी, अपने फ़ोन से अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीट मारी, हमारा डाटा फ़ोन से मारा डिलीट हमने अपनी हार्ड डिस्क से भी डिलीट मार दिया अपना, तो वो फ़ोन कहाँ मिलेगा वो डाटा? वो मिनिमम 1000 टाइम ऑलरेडी कॉपी हो चुका होगा इंटरनेट स्पेस के अंदर, और वो बहुत सारी साइट्स के पास आपका डाटा सेव मिलेगा। कैसे? क्यों? हमने तो पासवर्ड यूजर वर्ड अपना नहीं दिया, पासवर्ड नहीं दिया। बिल्कुल। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने अपने फ़ोन में अपना फेशियल इंप्रेशन डाल रखा है तभी लॉक खुलेगा, हमने फिंगरप्रिंट डाल रखा है तभी फ़ोन खुलेगा, लॉक डाल रखा है, हमने ट्रिपल सिक्योरिटी कर रखी है। लेकिन उन सिक्योरिटीज़ का मकसद केवल और केवल इस फ़ोन को सिक्योर करना है, इस सेट को सिक्योर करना है कि कोई भी पर्सन आपके फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं टेक्स्ट मैसेज फॉर्म में, ऑडियो मैसेज की फॉर्म में, वीडियो मैसेजेस के फॉर्म में और पिक्चर मैसेजेस के फॉर्म में, या फिर लिंक के फॉर्म में कि आपको जियो का ऑफर मिल रहा है, 20 GB फ्री मिल रहा है, आपका नंबर, बिल्कुल आपका नंबर सिलेक्ट किया गया है, आपको 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करें। वो लिंक सभी के सभी स्कैम हैं, वो कोई ऑफर्स नहीं हैं, वो हैकर्स ने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो लिंक जनरेट करते हैं, या फिर ये रहता है कि ये ऑडियो तो ज़रूर से ज़रूर सुने। जैसे आपने ये क्राइम नेटवर्किंग है, नेक्सस है ये। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा उसके प्रति हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम उसके नेगेटिव पार्ट की तरफ नहीं देखते हैं, हम उसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ देखकर हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सअप हमें दिया गया है, या फिर गूगल सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं, गूगल सर्च इंजन में हमें अगर कुछ ढूंढना है तो हम गूगल से सर्च कर लेते हैं। ये आपने सारी बात बताई, मैं आपसे एक्नॉलेज करा। इनसे पार कैसे पा सकते हैं, इनसे सिक्योर कैसे हो सकते हैं, इनकी सिक्योरिटी कैसे? हैकिंग हो जाती है जी, हमारा डाटा भी थेफ्ट हो जाता है, इसके लिए सिक्योरिटी बताइए कैसे होगी? बंसल जी, सबसे बड़ी बात अभी फ़िलहाल तो है कि प्रॉब्लम को समझना। अभी हमें यही नहीं पता कि साइबर क्राइम में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात से अवेयर करना पड़ेगा कि साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें ये काम नहीं करना, ये क्राइम हो सकता है, हम इसमें फंस सकते हैं, हमारे डाटा लीक हो सकता है, हमें मुसीबत में डाला जा सकता है। सेकेंड स्टेप इसका आता है कि उससे कैसे बचा जाए। अभी पहले आज के इस इंटरव्यू में हमें बात करनी चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें स्कैम हो सकती हैं।
ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि आप कैसे बचा जाए। ना साथ साथ भी बता दूंगी। जैसे कि आपको मैं यहीं एक बात बता देती हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। किसी भी तरह का कोई भी लिंक अगर टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में, पिक्चर मैसेज के फॉर्म में कि यहाँ क्लिक करें, अगर आपके पास आता है तो उस लिंक पे क्लिक ना करें। जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपके लैपटॉप का, आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल का एक अलग डाटा क्रिएट हो जाएगा एक दूसरी साइट के ऊपर। और हैकर्स ऐसे ऐसे लिंक आपको भेज रहे हैं जिस लिंक से अगर आपने जस्ट उस पर क्लिक कर दिया तो आपका जितने फ़ोटोज़ हैं आपके फ़ोन में वो सब चले जाएंगे, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सब उनके पास कॉपी हो जाएंगे, जितने वीडियोस आपके फ़ोन में है, आपका टेक्स्ट मैटर, इवन यहाँ तक भी हैकर्स आपको लिंक भेजते हैं और ये सबके पास आ रहे हैं। ये नहीं है कि आप दिल्ली रहते हैं, आप गुरुग्राम रहते हैं तो आपके पास आएगा, आप बेंगलोर रहते हैं तो आपके पास आएगा, महाराष्ट्र नहीं, अगर आप एक छोटे से गाँव में रह रहे हैं तब भी आपके पास वो लिंक आ रहे हैं। और उस लिंक से लाइव बैठ के आपकी रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है। जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं और मेरे फ़ोन पे अगर मैंने वो लिंक कभी एक्टिवेट किया होगा तो अगर हैकर चाहे तो हमारी अब की कन्वर्सेशन भी सुन सकता है। हमारे फ़ोन को, सेट को हमने हाथ नहीं लगाया, हमने लॉक नहीं खोला, लेकिन हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा और वीडियो बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो रहा आप लिंक्स को टच ना करें, ये बता रही। इससे सेफ कैसे रहा जाए, सिक्योर कैसे रहा जाए, उसका जरा सा बताइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जी। इसका एक सबसे मेन बात यही है कि अपने यूज़र नेम और पासवर्ड किसी से भी डिस्कस नहीं करें। जहाँ तक हो सके अपने फ़ोन में लोकेशन को ऑफ रखें, अपनी लोकेशन ऑन नहीं करें। हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोकेशन ऑन करके फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं। इससे क्या है, एक तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, प्राइवेसी आपकी लीक हो रही है कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो आपकी लोकेशन साथ में आ रही है। लोकेशन से आपकी प्रेजेंस का पता चलता है, आप घर पे हैं या नहीं हैं। तो किसी भी पर्सन ने, देखिए क्राइम के पीछे इंटेंशन होता है, मेंसीरिया होता है, ये आप जानते हैं, मेंसीरिया होता है। विदाउट मेंसीरिया क्राइम नहीं होता, बिल्कुल। तो क्राइम अगर है, कोई व्यक्ति अगर आपको पर्सनली हार्म करना चाहता है, उसके पास आपके सामने आके आपको लाठी मारने की हिम्मत नहीं है, आपको जान से मारने की हिम्मत नहीं है, या आपसे लड़ाई झगड़ा करने की हिम्मत नहीं है, तो वो आपको इनडायरेक्टली हार्म पहुंचाने के लिए मोस्टली आजकल साइबर क्राइम दो विषय में हो रहे हैं। एक तो बच्चों और महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्राइम हो रहा है, जो कि वेब के माध्यम से हो रहा है, साइबर ब्लैकमेल भी किया जाता है। बिल्कुल। दूसरा जो क्राइम चल रहा है वो है मॉनेटरी लॉस, फाइनेंशियल लॉस। जी, आपके अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है, आपके पासवर्ड लीक हो जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिए जाते हैं, या फिर आपको कोई भी किसी माध्यम से कोई बेवकूफ़ बनाकर आपको दोस्ती करके, या फिर आपके सामने एक मुसीबत की कहानी गढ़ कर कि एटीएम कार्ड भी चेंज कर लेते हैं, एटीएम कार्ड भी एलाइस बना लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान देने योग्य है कि कई बार हम व्हाट्सएप पर कोई बिना सोचे समझे कई मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं। आपने देखा होगा आजकल लिंक आते हैं, आपको नहीं पता कि ये बच्चा वाकई गुम हुआ है या नहीं हुआ। ये यंग लड़की की फ़ोटो होती है और वो कहते हैं कि ये गुम हो गई है, इसको ढूंढने में मदद करें, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें और नीचे नंबर लिखा होता है। वो कोई सच्चे मैसेजेस नहीं होते, 99% मैसेजेस वो फेक होते हैं। उनको आगे फॉरवर्ड करने से पहले प्रीमाइज इन टू सेंटेंसेस, देन वी विल स्विच ऑन अनदर टॉपिक। फाइन। आप इसके लिए क्या करें कि किसी भी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे आपको शक हो, आपको यकीन ना हो, नीचे फ़ोन नंबर उनके दिए होते हैं, उन पर कॉल करके कंफर्म करिए कि ये बच्चा किसका है, तो ही वो मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करें। सेकेंड थिंग, कोई भी लिंक आप उस पर क्लिक नहीं करें, किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं करें, अपना फ़ोन किसी को हैंडओवर नहीं करें। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, आपने एक लिंक पे बाई चांस क्लिक कर दिया और आपके अकाउंट से पैसे चले गए, तो हमारे हर राज्य का एक साइबर क्राइम का सेल बना हुआ है। पुलिस विभाग में एक अलग से एसपी और एसएचओ अपॉइंट किए गए हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस कहाँ हैं, वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। चलो, मैं अब सेकंड टॉपिक पे आता हूँ। यू आर द वन ऑफ द मीडिया पैनलिस्ट, जी, मीडिया सेल पैनलिस्ट, बीजेपी की नेत्री। पिछले दिनों आप जब चुनाव हुआ टिकट के भी दावेदार थे, तो आप यानी कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं में, योजनाकारों में, प्लानिंग में जुड़ी रहती हैं। इस बार इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन चेयरमैन का इलेक्शन यानी कि यहाँ के म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन आ रहा है।
लोगों में इस बात का इल्म है कि चेयरमैन का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जी तो आप पीछे टिकट के लिए तो आप बैकआउट कर गए थे या जी। दावेदार थी, आप क्लेमेंट थे। जी अब चेयरमैन का अगर डायरेक्ट चुनाव होता है तो उसमें आप ताल ठोकेंगी या आपको लगता है बंसल जी, कि मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये हमारे संगठन का विचार है। संगठन जो भी विचार करेगा वो सम्माननीय है, उसको मैं मानूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप हर जगह आप नहीं हो सकते। कि विधायक के इलेक्शन की बात हो रही है तो नेहा धवन जी तैयारी कर रही हैं, चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं तो नेहा जी तैयारी कर रही हैं। मुझे लगता है कि यू आर मल्टीपल पर्सनालिटी भाई, बहुत सारे और हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। नेहा की तो मैं अगर इसकी व्याख्या करूँ तो नेहा इज एवरीवेयर। नहीं, मुझे लगता है कि चेयरमैन के चुनाव के लिए हमारे और बहुत से साथी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। हम उनके साथ हैं, संगठन जिसके ऊपर भी आशीर्वाद देंगे हम उनके साथ हैं। क्या मैं पार्षद अजय सैनी को चेयरमैन का दावेदार मान सकता हूँ? देखो ठीक काम कर रहे हैं क्या पार्षद अजय सैनी जी अब हमारी उम्मीद से अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार क्या करते हैं सारा दिन तो हाय 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 आंदोलन करते रहते हैं। देखिए, मेरे ही वार्ड के चेयरमैन, मेरे ही वार्ड से एमसी हैं अजय जी। और जब पहली बार अजय जी का नाम आया था तो मैं सबके सामने ये बात बोल रही हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम लोग बहुत हैरान हुए थे कि अजय जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमसी पार्षद बन के क्या करेंगे। अच्छा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये अपना टर्म निकाला है, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे वार्ड में से बहुत से ऐसे साथी मेरे बड़े हैं, अजीज मित्र हैं, वो आंदोलन जी, करते जी। रहते हैं अपने बिल्कुल। वार्ड के लिए, उनका दिल धड़कता है। बिल्कुल। और हमारे वार्ड के बहुत से लोग संतुष्ट हैं उनके काम से, कि जब भी उनको हम किसी काम से याद करते हैं तो वो पहुंचते हैं। चलो ये तो बात रही जी। अलग। हम आते हैं कि बड़ौदा चुनाव पे। जी बड़ौदा चुनाव पैटर्नाइज सीट रही है कांग्रेस की। जी। आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी स्वर्गीय जी। हो चुके हैं, उनके निधन के बाद बाई इलेक्शन अगले महीने या कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। जी। और आपकी बीजेपी तो यानी कि एज पे खड़ी है, बैसाखियों के सहारे पे खड़ी है। कैसे यानी कि अब धनखड़ जी की नियुक्ति हुई है, अभी जोशी जी की, संदीप जोशी जी का चर्चा चल रहा था, धनखड़ जी की नियुक्ति क्या सही हुई है? बड़ौदा चुनाव को लेके जो जाट हर्ट लैंड जिसे बोलते हैं, मैक्सिमम वोट वहाँ है, इसलिए नियुक्ति धनखड़ साहब की हुई है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बैसाखियों की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में आपको सरकार चलानी है और सरकार राज्य के एक व्यापक दायरे को लेकर बनाई जाती है, तो इसको बैसाखी नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये कि बड़ौदा उपचुनाव जो है वो ये हमारे लिए दुखदायी बात है कि हमारे बीच में वहाँ के सिटिंग विधायक अब नहीं हैं, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव की जनता जो है वो सरकार के साथ जाएगी, डेफिनेट है। क्योंकि ऐसा क्या सरकार ने तीर मार दिया बीजेपी के, तो लोग बाग एंटी इनकम्बेंसी में चलेंगे। मुझे लगता है आप केवल उन लोगों की बात सुनते हैं जो इस तरह की नेगेटिव बात करते हैं। आप उन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे जिनके लिए वाकई काम हुआ है। ऐसे बहुत सारे सरकारी काम हैं जो आज बिना किसी रुकावट के, बिना सिफारिश के, बिना टेबल के नीचे पैसे सरकाए काम हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जीरो टॉलरेंस की पार्टी है, बच्चे करप्शन जो टॉलरेंस नहीं है ना, करप्शन नहीं है ना बीजेपी में। करप्शन अगर है तो आपके माध्यम से उजागर होना चाहिए। लोग आपके पास पहुंचते क्यों नहीं कि ये करप्शन की फाइल पकड़िए, ये हमने प्रूफ इकट्ठे किए हैं और ये देखिए। हैवंट यू विजिलेंट अबाउट द हांसी? देखिए, हांसी में विजिलेंट जितने आप हैं उतनी ही मैं हूँ। बताइए कि आपको हांसी में बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता सारा। देखिए, हांसी की हर जगह की कोई ना कोई, हमेशा हर जगह दो तरह की पार्टीज रहती हैं, कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव बात करता है। सरकार को चलाना इतना आसान नहीं है और एक साथ एक ही झटके में कोई भी काम नहीं हो सकते हैं। अब तो हांसी में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, आपके सामने हैं, सड़कों का काम हुआ है, लाइटें लगी हैं। हमारे तो पार्षद साहब सब जानते हैं क्योंकि इनके सामने ये सब एक काम हो रहे हैं। रजिस्ट्री घोटाला आया, सरकार ने रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। क्या ये घोटाला कहें या क्या कहें इसको, हमें तो नहीं। देखिए, इस मामले में तो आपको सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। अगर किसी सरकार के सामने ये बात आई कि रजिस्ट्री में घोटाला चल रहा है तो उसको वहीं रोक देना, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सके, सही रूप में चलाई जा सके, तो ये तो अच्छी बात है। इसके लिए तो सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, ये नेगेटिव बात नहीं है। मान लीजिए किसी ने हमें आकर बताया कि यहाँ पर ये धांधली चल रही है,
अगर बुरी बात तो तब मानी जाती है जब वो वैसे धांधली चलती रहती है, उसको रोक कर। बताते हैं कि रेवेन्यू लॉस भी बहुत हुआ है देखिए कार्रवाई बैठेगी, अगर उसे रोका गया है तो कार्रवाई तो ज़रूर होएगी। तो जहाँ पर भी लूपहोल है, जहाँ पर भी ये मिसमैनेजमेंट हुई है, वहाँ पर कार्रवाई की अब जाएगी। ये सारे बड़ौदा चुनाव में ये सारे इश्यूज उठेंगे ऐसे, तो उसमें आप और जेजेपी मिलके क्या हुड्डा जी इतने स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं कि भी उनके पार पा जाएंगे, कि उनकी जो इतनी योजनाओं से कांग्रेस की सीट निकलती आ रही है कि भी आप बीजेपी ड्रैग कर लेगी उसको? देखिए इस सवाल का जवाब तो आप सब मुझसे ज़्यादा बेखूबी जानते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और हमारे श्रोता भी आजकल बहुत समझदार हैं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। कांग्रेस के अंदर आपसी फूट ये हमसे छिपी नहीं है, पूरे राज्य के सामने है। कांग्रेस कभी भी किसी भी चुनाव में अपने पर्सनल एजेंडाज को छोड़कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो अपने पर्सनल एजेंडाज में इतने लिप्त हो चुके हैं कि वो संगठन की बात को तो रखते ही नहीं है कहीं पर। कांग्रेस अपने आप में ही मरेगी। इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं यूथ के पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, सेंटर से कोई इनकी एक पार्टी लाइन नहीं आती जिस पर ये काम करते हैं। इनके अलग अलग धड़े बने हुए हैं, उन धड़ों से जो बातें आती हैं उसमें सारी कांग्रेस बटी हुई है। तो कांग्रेस को तो सबसे पहले एक होना पड़ेगा, उसके बाद वो हमारे से चुनाव लड़ने की, हमारे से कोई भी जो है, अगर उनमें प्रतिभा तभी आएगी जब वो एकजुट होंगे, तभी हमसे आप कॉम्पिटिशन कर बड़ौदा पाएंगे। चुनाव पार पा जाएंगी? बिल्कुल डेफिनेटली बड़ौदा में भाजपा का परचम तो लहराएगा ही लहराएगा। एक सवाल आपने और छोटा सा पूछा था कि धनखड़ जी की नियुक्ति जो है, देखिए राजनीति में हर चीज़ चलती है, राजनीति में कास्ट एंड क्रीड में चलता है। कास्ट को हम इस तरह से नहीं लेंगे, हर जाति का, हर धर्म का, हर एक समन्वय होना चाहिए। उस समन्वय को देखते हुए धनखड़ जी की नियुक्ति हुई है। वो हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, मंत्री रहे हैं कैबिनेट के, राज्य कैबिनेट के, और वो बहुत ही लायक इंसान हैं। जिनकी भी बात चल रही थी, जो व्यक्तित्व चल रहे थे, सभी ही बहुत ही संगठन के लायक कार्यकर्ता थे, और उनमें से मैडम एक को ये जिम्मेदारी हमारे साथ बड़ी खुल के बात की है जी। और बड़े हर इश्यूज़ के ऊपर आपने किया है, तो वाणी को विराम देते हैं। इसी तरह आपने कई टॉपिक्स को लिया। मैंने यानी कि पार्षद 4 नंबर पार्षद के बारे में पूछा कि आपने बड़ा कॉम्पिटेंट बताया उन्होंने जी आपने, और डायरेक्ट चुनाव के बारे में पूछा। अभी गाइडलाइंस आनी है, डायरेक्ट चुनाव होगा या नहीं होगा चेयरमैन का, ये भी सब कुछ स्पष्ट होना जी, है, लेकिन बिल्कुल। चुनाव नज़दीक है। जी और बड़ौदा चुनाव पे भी आपने अपना बताया, और साइबर क्राइम पर भी आप बोली हैं। तो नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आभार। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू कम ऑन Thank you. आवर स्टूडियो, थैंक यू। हाँसी की आवाज़ स्टूडियो। इसी Thank तरह you. आप मुस्कुराती रहें और हमारे स्टूडियो पे आती रहें। हम Thank तो you so इतना ही much. कहेंगे कि वैसे तो हाले दिल, वैसे तो हाले दिल सुनने में मज़ा आता है, जो सुनाने वाले आप जैसे हों। क्या बात है शुक्रिया। हमारे दर्शकों को सुनने में मज़ा आता है। जी। नेहा जी चले जाते हैं आपकी महफिल से। हम अगर दिल जी। घबराए तो हमारे स्टूडियो हाँसी की आवाज़ में फिर आइएगा, अपनी ज़रूर। वाणी को हमारे दर्शकों